नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कहानियों के हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज आप सुनेंगे किशोर सिंह चौहान के संघर्ष से सफलता तक पहुंचने की ये पूरी कहानी। दोस्तों, किशोर सिंह चौहान ये नाम एजुकेशन फील्ड में एक जाना पहचाना नाम है। जी हाँ, ये उदयपुर में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर राजस्थान एजुकेशन सेंटर में एक प्रोफेसर है। टीचिंग का इनका अपना एक यूनिक स्टाइल है जो स्टूडेंट को काफी पसंद आता है और शिक्षण की अपनी इसी अनूठी शैली के कारण इन्हें राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के जादूगर प्रोफेसर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ये 2012 से गवर्नमेंट टीचर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी के साथ राजस्थान सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी भी की थी। 2 बार फाइनल टेस्ट स्टेज में भी पहुंचे, लेकिन पास नहीं हो पाए और फिर भी अपनी असफलता से कभी हतोत्साहित नहीं हुए, कभी निराश नहीं हुए, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने हमेशा इन्हें यही सिखाया कि एक सपने के अधूरा रह जाने से जिंदगी नहीं रुकती। हर हार के बाद एक नई जीत आती है, तो एक नई जीत नए उत्साह और जुनून के साथ ये एक बार फिर आगे बढ़े और युवा उम्मीदवारों, विशेष रूप से वंचित और गरीब पृष्ठभूमि की लड़कियों को पढ़ाने और उनका भविष्य संवारने, लक्ष्य प्राप्ति में उनकी मदद करने का संकल्प लिया। दोस्तों, इन्होंने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, जी हाँ, राजस्थान कला और संस्कृति को अपने प्राथमिक विषय के रूप में चुना और अपने स्टूडेंट को इतनी कुशलता से पढ़ाया कि उन्हें अपने ही स्टूडेंट द्वारा एक नया नाम दिया गया। जी हाँ, और ये फिर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के जादूगर कहे जाने लगे, क्योंकि ये एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं दोस्तों, और अच्छी एजुकेशन मिलने के कारण ही ये इस फील्ड में आगे बढ़ पाए और ये मुकाम पाया। इसलिए आज ये मानते हैं कि सफलता के लिए माना कि अनुभव जरूरी है, लेकिन शिक्षा वह साधन है जिसके माध्यम से आप उच्च लक्ष्य प्राप्त कर सफलता हासिल कर सकते हैं। इसलिए ये हमेशा शिक्षा के साथ अनुभव प्राप्त करने पर जोर देते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी प्रोफेसर किशोर सिंह चौहान के बारे में, जो राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कला रूपों के बारे में आज की युवा पीढ़ी को पढ़ा रहे हैं। इनकी इस कहानी में ऐसी कई बातें हैं जो आपको निश्चित तौर पर जीवन में आगे बढ़ने की एक अच्छी सीख देगी। तो आइए अब मिलते हैं इनसे और इनकी अपनी जुबानी सुनते हैं इनकी ये प्रेरणादायक कहानी। हेलो, मेरा नाम किशोर सिंह चौहान है और मैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट के रूप में 12 साल से मैं इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी सारे जो विद्यार्थी हैं वो मेरी इस टेक्निक्स है, टीचिंग स्किल्स हैं, इससे प्रभावित होकर के जादूगर के नाम से जानते हैं। तो जादूगर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के रूप में मुझे पहचाना जाता है और मेरे घर में मम्मी हैं, पापा हैं, माता पिता हैं, भाई हैं, 2 बहनें हैं और इसके अलावा श्रीमती जी हैं, बच्ची हैं मेरी एक गुड़िया। इसके अलावा परिवार के अन्य सदस्य जो जुड़े हुए हैं, जिसमें अंकल आंटी वगैरह हैं, परिवार के अन्य सदस्य भी मेरे साथ में रहते हैं। मेरा जो सारा एजुकेशन हुआ है अब तक का गवर्नमेंट स्कूल्स के अंतर्गत हुआ है। मैं कभी किसी प्राइवेट स्कूल्स के अंतर्गत मैंने अध्ययन नहीं किया है और मैं बचपन से ही मेरी माँ से मैं बहुत इंस्पिरेशंस मुझे मिली है, क्योंकि मेरी माँ जिसको अपन कहते हैं माँ ने हमेशा मेरा साथ दिया है। पिताजी भी इसी फील्ड से जुड़े हुए थे, सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन हर कदम मुझे मोटिवेट करने वाली मेरी माँ थी। मेरी माँ, अगर मैं कि कहीं पर असफल भी हो जाता तो भी मेरी माँ मुझे सांत्वना देती कि बेटा आगे अपने आने वाली जो आपका समय है वो आपका है, इसीलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको और आगे से आगे मेहनत करते रहें। स्कूल शिक्षा जो मेरी पूरी हुई है उसके पश्चात में मैं उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी सरकारी विद्यालय में गया। वहाँ पर मुझे काफ़ी सारे टीचर्स थे जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, क्योंकि एक मैं ग्रामीण परिवेश से उठ करके आया था, तो वहाँ पर मुझे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में मेरे से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और सुपीरियर बच्चे मेरी क्लास में पढ़ते थे। परंतु धीरे धीरे मैंने उन सब चीज़ों से संघर्ष करना सीखा। मुझे ऐसा लगा कि मैं आगे इन बच्चों से आगे निकल सकता हूँ, इसके लिए मैं रात भर पढ़ता। मुझे कोई प्रश्न अगर समझ में नहीं आया तो मैं सहपाठियों से भी मदद लेता, शिक्षक जो बंधु होते थे वो भी मेरी मदद करते और एक समय ऐसा आया कि मेरी क्लास की जो रैंक थी वो टॉप 5 में आने लगी और इस प्रकार मैं स्कूल एजुकेशन पूरा अच्छा किया और उसके पश्चात में मैं कॉलेज एजुकेशन के लिए MDS विश्वविद्यालय अजमेर के अंतर्गत मैंने प्रवेश लिया, जहाँ पर टॉप रैंकर्स के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं राजस्थान की उसके अंतर्गत आती है MDS विश्वविद्यालय अजमेर।
वहाँ पर मैंने प्रवेश लिया था साइंस बैकग्राउंड से। मेरा जो सब्जेक्ट रहा है साइंस बायोलॉजी रहा है, और साइंस बायोलॉजी के अंतर्गत फर्स्ट ईयर जो एडमिशन लेते हैं उस वक्त मेरे परसेंटेज 50 के आसपास बने थे। तो मुझे बड़ी निराशा हुई कि मैं 50% में क्या कर सकता हूँ। फिर उसके बाद में केमिस्ट्री के एक प्रोफेसर थे डॉक्टर विजय चौहान सर। विजय चौहान सर से मैं मिला, उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो मैं थैंक यू विजय चौहान सर जो केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको थैंक्स करना चाहूँगा। और फिर उसके बाद मैंने जंप मार करके डायरेक्ट 75% क्रॉस किया सेकेंड ईयर में, और थर्ड ईयर में भी 70%। और उसके पश्चात मैंने एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत टॉप रैंकर्स के अंतर्गत एमडीएस विश्वविद्यालय अजमेर से किया। उसके पश्चात मैं एजुकेशन के अंतर्गत बीएड करने के लिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री प्राप्त करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू चला गया। और टोटली डिफरेंट एरिया था वहाँ पर, वहाँ का कल्चर अलग था। बट वहाँ के जो प्री एंट्रेंस टेस्ट हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का, उसके अंतर्गत भी मेरी रैंक बहुत अच्छी बनी थी, टॉप 10 के अंतर्गत बनी थी। तो वहाँ पर मुझे स्कॉलरशिप भी मिली, और एक साल के अंतर्गत मैंने बेटर एजुकेशन लेकर के वहाँ से बीएड भी 80% के आसपास में करके वापस मैं राजस्थान आया। और राजस्थान आने के पश्चात में मैंने एजुकेशन के अंतर्गत अपना करियर बनाने के लिए सोचा। तो इतना टफ कंपटीशन था यहाँ पर कि गवर्नमेंट सेक्टर में आना मतलब टेढ़ी खीर थी। तो मैंने अपना करियर प्राइवेट एजुकेशन से स्टार्ट किया, प्राइवेट स्कूल्स के अंतर्गत मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। तो वहाँ पर मैं शाम को फ्री रहता था, तो मुझे आस पड़ोस के जो गरीब बच्चे थे वो शाम को मुझसे मिलते, तो मैं उनको देखता तो मुझे ऐसा लगता कि यार कहीं ना कहीं इनमें एजुकेशन मुझे देना चाहिए। तो वहाँ पर शाम को क्या करता, मेरा जो कमरा था उस कमरे में मैंने 8-10 जो आसपास के गरीब बच्चे थे उनको मैंने कमरे पर बुला करके पढ़ाना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे वो बच्चे 8 से 10 हुए, 20 हुए, 25 हुए, ऐसे करते करते लगभग 130 बच्चे जो आसपास के गरीब बच्चे थे मैं उनको पढ़ाता गया, और उनकी दुआओं से मैं आगे बढ़ता गया। और एक कंडीशन ऐसी आई जब राजस्थान सरकार के द्वारा शिक्षक की भर्ती निकली थी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उस वक्त मेरा नंबर पूरे राजस्थान के अंतर्गत टॉप 10 में था। मैं पूरे राजस्थान में टॉप 10 किया। अब टॉप 10 करने के बाद में मैं गवर्नमेंट सेक्टर में आने के लिए तैयार हो गया, तो किसी ने कोर्ट में केस लगा दिया। मैं बड़ा हताश हुआ कि यार क्या पता मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था, मेरे अंदर इतनी शक्ति थी कि मैं मतलब पूर्णतः समर्पित था कि मेरा सिलेक्शन होगा। कोर्ट ने फैसला दिया कि कुछ प्रश्नों को डिलीट करने के बाद रिजल्ट को रिवाइज किया जाए। रिजल्ट रिवाइज हुआ, उसमें भी मैं टॉप 10 में था, यानी मेरी रैंक ऊपर नीचे नहीं हुई क्योंकि मैं टॉप 10 के अंतर्गत था। फिर मुझे सरकारी सेवा में आने का मौका मिला, और मैं पिछले 2012-13 से मैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत साइंस टीचर के रूप में काम करता हूँ। अब साइंस टीचर होते हुए मैंने क्या हुआ, ब्यूरोक्रेट्स में आने का सोचा। राजस्थान अधीनस्थ जो सेवाएं चलती है RS लेवल की, उस कंपटीशन में मैंने आने का सोचा। तो मेरे लिए एक नया फील्ड था, क्योंकि राजस्थान जीके जिसके बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ था, और मेरा सब्जेक्ट जो था वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। अब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ करके राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तैयारी कर रहा था, और RS के ख्वाब में बुनने लगा। धीरे धीरे जो मेरा सब्जेक्ट था राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, जो मैं आज पढ़ाता हूँ बच्चों को, उसके बारे में मैंने अध्ययन करना स्टार्ट किया। और मैंने RS 2 बार मेंस भी दिया, मैं इंटरव्यू तक भी गया, लेकिन किसी कारणवश मैं सफल नहीं हो सका। लेकिन उसके पश्चात में मैंने ये मन में प्रण कर लिया और विचार कर लिया कि जो काम मैं नहीं कर पाया वो मैं एजुकेशन के माध्यम से दूसरे बच्चों के अंतर्गत मैं कर सकता हूँ। और मैंने सपने देखना प्रारंभ किया, और उसके पश्चात मैंने एक नया फील्ड केमिस्ट्री को छोड़ करके राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, जिसके अंतर्गत मुझे आज बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है, बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है, जादूगर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के नाम से बच्चों ने मुझे नाम दिया है। और आज मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है कि मैं राजस्थान का ऐसा कोई जिला नहीं है जिसमें मेरा स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी नहीं कर रहा है। इवन तक वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, राजस्थान पुलिस हो, पटवारी हो, कांस्टेबल हो, टीचर हो, इवन तक ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें मैंने किसी स्टूडेंट्स को पढ़ाया नहीं हो और वो किसी जिले में नौकरी नहीं कर रहा हो। इवन तक ऐसा भी होता है कि राजस्थान पुलिस के अंतर्गत तो किसी जगह ऐसा भी होता है कि मेरे विद्यार्थी, मैंने जिनको पढ़ाया हुआ है, वो विद्यार्थी मुझसे आकर के मिलते हैं और मुझे आके बोलते हैं कि सर नमस्ते, मैंने आपसे टीचिंग ली है, अध्ययन किया है। तो मैं उनको पहचान ही नहीं पाता हूँ कि अरे यार आप उस बैच में थे क्या। तो धीरे धीरे ये कारवा बढ़ता गया, और मैं जितने सारे मेरे नॉन हैं या मुझे फॉलो करने वाले हैं, मैं उन्हें एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मनुष्य कभी भी
अपनी गलतियों से नहीं हारता है, कि मनुष्य कभी भी अपनी गलतियों से नहीं हारता है, वह तब हारता है जब वह जीतने की उम्मीद छोड़ देता है। तो दोस्तों, आप जीतने की उम्मीद तब तक नहीं छोड़े, लास्ट स्टेज तक आपको तैयारी करनी चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, और आप जीवन के अंतर्गत एक लक्ष्य और उद्देश्य लेकर के चले कि मैं बहुत आगे जाऊंगा। इसके लिए सबसे बड़ी चीज यही है कि आपके अंदर की आत्मा हर समय आपको ये कहनी चाहिए कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूं और मैं ये करके रहूंगा। मेरे जीवन में वैसे तो दोस्तों काफी उतार चढ़ाव आए हैं, परंतु एक जो बहुत बड़ी ट्रेजेडी जिसको मैं मानता हूं मेरे जीवन की, मेरे से बड़े वाले भाई साहब थे, वो किसी कारणवश आज इस दुनिया में नहीं है। तो उनके जाने के पश्चात में मतलब मेरा परिवार, इवन तक मैं खुद टूट चुका था, क्योंकि एक तो घर के अंतर्गत सबसे बड़ा जो पुत्र होता है, उसके चले जाने के पश्चात माता पिता की क्या हालत होती है, और ग्रामीण परिवेश में रहने वाले जितने सारे आस पड़ोस के आपके चाहने वाले लोग हैं, वो आपसे धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। तो इस कंडीशन के अंतर्गत जब मेरे भैया इस दुनिया से चले गए, तो उसके जाने के पश्चात मैंने मेरे माता पिता को इस कदर संभाला, उन्हें टूटने से बचाया। और मैंने ये कहा कि माता पिता के बाद मैंने उनको कहा कि भैया के जाने के पश्चात मैं आपके ख्वाब है जो आपने उनके अंतर्गत देखे हैं। और ताजुब की बात यह है कि भैया इंजीनियर थे डीएलएफ सीमेंट में, उसके जाने के पश्चात में मैंने मेरे माता पिता को संभाला। और जब भैया इस दुनिया से गए थे और माता पिता बहुत दुखी हो गए थे, उस समय आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, और एग्ज़ाम में मैंने उस माहौल से हट करके तैयारी की, और उसके पश्चात भी मैंने लगभग 75% से ज़्यादा मार्क्स उस कंपटीशन एग्ज़ाम में प्राप्त किए। और उसके पश्चात मैंने अपना उद्देश्य बना लिया कि मैं, मेरे परिवार, मेरे आसपास जितने समाज हैं, उस समाज के जितने सारे युवा पीढ़ी के बच्चे हैं जो कि एजुकेशन से छूट गए हैं, किसी कारणवश मेरे भाई ने सपना देखा था कि हमें बेटर एजुकेशन मिलना चाहिए, आज की तारीख के अंतर्गत जो शिक्षा सबसे बड़ा साधन है सफलता का, तो मैंने उसे अपना उद्देश्य बनाया। और मैं शिक्षा से जो वंचित वर्ग हैं और वंचित जो बालक वर्ग हैं, बालिकाएं वर्ग हैं, स्कूली एजुकेशन जो ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए जितने सारे ग्रामीण बालक बालिकाएं हैं, विशेष तौर से गांवों के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो माता पिता पौराणिक ख्यालों में जीते आ रहे हैं और अपनी बच्चियों को बेटर एजुकेशन नहीं देते हैं, उसके पश्चात मैंने काफ़ी कोशिशें की, काफ़ी सारे अपने परिवार और आसपास गांव के जितने सारे युवा हैं और ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, इवन मैं उनके घर घर तक गया और उन्हें ये कहा कि आप अपनी बच्चियों को बेटर एजुकेशन दे सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि एक लड़की पढ़ेगी तो 7 पीढ़ी तरेगी, तो हम बेटर एजुकेशन अगर बच्चियों को देंगे तो नेचुरली 7 पीढ़ी तक हमारा काम कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा एक पहलू है कि हमें भी समाज के अंतर्गत इस मोटिव को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए कि गर्ल्स एजुकेशन जिसको अपन कहते हैं, बच्चियों को बेटर एजुकेशन देंगे, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि महिला वह शक्ति होती है, वह नारी वह शक्ति होती है जो आप सोचें कि कितने बड़े बड़े भगवान होते हैं, उनको भी जन्म दिया है, तो मर्द को पैदा करती है नारी शक्ति, हमें उनका सम्मान भी करना चाहिए और हमें गर्ल्स एजुकेशन के लिए आगे से आगे प्रयास करते रहना चाहिए। मेरे जो रोल मॉडल है मेरे माता पिता हैं और मेरे पिताजी जो हमेशा से ही मुझे प्रेरित करते आए हुए हैं। मेरे पिताजी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब कभी भी मैं किसी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंतर्गत असफल होता या मैं निराश हो जाता या मायूस हो जाता, तो मेरे पिताजी मुझे आकर के कहते हैं कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तेरे पिताजी अभी तक हैं तेरा साथ देने के लिए, और एक सपने के मर जाने से सपने नहीं मरा करते, क्योंकि ये तो एक सपना है, एक शुरुआत है बेटा, तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब तक संघर्ष करेंगे तब तक ही आगे बढ़ेंगे। पिताजी की दूसरी एक बहुत अच्छी जो बात है वो मुझे आगे से आगे इंस्पायर करने को प्रेरित करती है, क्योंकि मेरे पिताजी ने हमेशा उनके छोटे भाई बहन हैं उनको आगे बढ़ाया है, उन्हें आगे बढ़ते हुए देखा है। तो मेरे पिताजी की वो बात मुझे आज भी बहुत अच्छी तरीके से याद है कि उनके पद चिन्हों पर मैं चलता हुआ मैं चाहता हूं कि समाज के अंतर्गत एक परिवार एक ऐसा वर्ग है कि जो टूटने से बचना चाहिए, क्योंकि परिवार एक ताकत होती है, परिवार एक बॉन्ड होता है, अगर वो ताकत अगर टूट जाएगी तो परिवार टूट जाएगा और समाज के अंतर्गत हम अलग अलग हो जाएंगे। तो इस उद्देश्य को लेकर के मैं हमेशा प्रेरित होता रहता हूँ और मेरी भी मेरे पिताजी के पद चिन्हों पर चलने की एक इच्छा होती है कि हमेशा वह अपने लिए
कुछ भी ना करते हुए अपने परिवार के लिए हमेशा आगे रहते हैं और हमेशा दूसरों को प्रेरित करते रहते हैं कि बेटा एक सपना अगर टूट जाता है तो कोई बात नहीं, सपने हमेशा आगे से आगे बढ़ते रहने चाहिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। जब तक कि आप कोशिश करते रहेंगे तब ही आप सफल होंगे। किसी के भी जीवन में एजुकेशन का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अनुभव आदमी को सिखाता है, लेकिन हम जानते हैं कि एजुकेशन के पश्चात अगर वो एक्सपीरियंस लेता है या पूरा एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अगर वो अनुभव प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से सफलता 2 गुना आगे बढ़ेगी। हालांकि मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि काफ़ी सारे जितने सारे सफल पूर्वक अपना जीवन यापन करने वाले काफ़ी सारे बिल्डर हैं, काफ़ी सारे एम्प्लॉई हैं जो अनुभव से भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा का एक अलग महत्व होता है और शिक्षा से अनुभव प्राप्त करने के पश्चात आप ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आज की तारीख के अंतर्गत शिक्षा वह साधक होती है, वह शक्ति होती है, वह लक्ष्य होता है जिससे आप अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं और अपना रोजगार प्राप्त करने के साथ में आप अपने लक्ष्य और गोल की प्राप्ति भी कर सकते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि शिक्षा और अनुभव दोनों के माध्यम से ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा फील्ड है, आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक एजुकेशन का जो पीजी लेवल होता है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके पश्चात में जैसे मैंने पीजी कंप्लीट की है मेरे सब्जेक्ट के अंतर्गत मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से, और फिर उसके बाद में ऑल इंडिया लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम होता है, नेट बोलते हैं जिसको, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था और ऑल इंडिया मेरी 4th रैंक थी। 4थी रैंक के साथ में मैंने नेट क्लियर किया था और उसके पश्चात में आप इस फील्ड के अंतर्गत एज अ प्रोफेसर अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा बीएड करने के पश्चात आप स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत लेक्चरर भी आ सकते हैं राजस्थानी सब्जेक्ट को लेकर के। इसके अलावा अगर आप इस फील्ड को चुनते हैं तो सबसे मेन चीज़ है आपको राजस्थानी जो कल्चर है, राजस्थान की संस्कृति है, राजस्थान की सभ्यता है, इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इस सभ्यता कल्चर के बाद में ही आप अपना करियर बना सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप इस आर्ट एंड कल्चर फील्ड को चुनते हैं तो सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि टीचिंग एक ऐसा फील्ड है जिसके अंतर्गत आपको प्रतिदिन सीखने की ज़रूरत होती है। आप किसी भी फील्ड के अंतर्गत जब तक आप डेली यूज़ के अंतर्गत आने वाली शब्दावली हैं, डेली यूज़ के अंतर्गत आपने वर्ड हैं, या आप रोज़ नहीं सीखते हैं, रोज़ आप अपने अध्ययन को नहीं जारी रखते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बाधक का काम करेंगे। इसके लिए मेरा ये मानना है कि आप किसी भी फील्ड में हैं तो आपको रोज़ अध्ययन करने की ज़रूरत है, रोज़ नई नित्य चीज़ें आ रही है उसको सीखने की ज़रूरत है। आप सीखते जाएं और अपने सफलता प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से अध्ययन जरूरी है, समय मांगता है। देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ के अंदर सफल होना चाहते हैं तो सफलता के लिए आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि समय अगर बीत जाएगा तो लौट करके नहीं आता है। इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा और समय ही एक ऐसी चीज़ होती है, रिवीजन और समय 2 चीज़ हैं जिसके अंतर्गत आप सफल हो सकते हैं। बचपन मेरा गांव में ही बीता है, ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत हम लोग जीते थे और बचपन के अंतर्गत जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टीचर होते थे, आप सब लोग जानते हैं, वहाँ पर हम लोग बहुत मस्तियाँ करते थे। तो टीचर्स क्लास के अंदर आते थे और पढ़ाते थे तो हम लोग पीछे वाली टेबल के ऊपर बैठते थे और पीछे वाली टेबल से चौक मारने का काम करते थे। आगे वाले जो स्टूडेंट्स बैठते थे हम उनके सिर पर चौक मारते, और जब वो स्टूडेंट्स पीछे मुड़ के देखता तो हम लोग स्टडी के अंदर माहौल हो जाते थे। टीचर्स को जब शिकायत करते थे तो टीचर्स हमें देखता तो हम पढ़ते हुए मिलते थे। तो इस प्रकार स्कूल एजुकेशन के अंदर तो इतनी सारी मस्तियाँ करते थे। और इसके अलावा जब घर पे आते थे तो छोटे भाई बहन थे, हम उनके साथ में खेलते कूदते बड़े होते थे और खेतों में जाना। इसके अलावा जैसे आस पड़ोस की जो देखने लायक चीज़ें होती थी वहाँ पर दिन प्रतिदिन घूमने जाते थे, सतोलिया खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। क्रिकेट की तो ऐसी दीवानगी थी, आप सब लोग जानते हैं। आज भी युवा पीढ़ी जिसके पीछे भाग रही है, हम लोग भी कभी उसके पीछे भागते थे लेकिन उसके अंदर कैरियर नहीं बना पाए, और वो केवल खेल के अंतर्गत ऐसे छोटा मोटा प्रोग्राम वगैरह होता था तो हम उसको अटेंड करते थे। इसके अलावा रात्रि प्रोग्राम जो होते थे, कल्चर एक्टिविटीज़, उसके अंतर्गत मेरी एक बहुत अच्छी एक एबिलिटी थी, मैं एकाभिनय करता था। एकाभिनय मतलब एक ही आदमी सभी किरदार जो अदा करते थे, उस टाइप के ड्रामा वगैरह होते थे तो मैं अकेला करता था, तो बड़ा एक अजीब सा आनंद आता था। लेकिन जब बड़े होने लगे तो वो धीरे धीरे वो कला छूटती गई, क्योंकि वो एक एकाभिनय वाली कला थी, तो बचपन की यादें बड़े होने के पश्चात में छूट जाती है और वो बंद हो गई। हाँ, अगर बाल्यावस्था के अंतर्गत वापस मुझे रिवाइज करके बचपन में भेज दिया जाए
तो मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं इंडियन आर्मी को ज्वाइन करूं, और भारतीय सेना के अंतर्गत जाने का जो मेरा ख्वाब था वो पूरा नहीं हो सका, क्योंकि मेरा एक हाथ था वो बचपन के अंतर्गत मैं नीचे गिर गया था और वो टूट गया था, उसकी वजह से मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन आज जो मेरी इकलौती बेटी है प्रतिष्ठा चौहान, मैं उसके अंतर्गत सपने देखता हूं और उसे मैं डिफेंस की तैयारी मैं कराऊंगा, और जो मेरे सपने हैं जो मैं पूरे नहीं कर सका वो मेरी बेटी के रूप में ज़रूर उन सपनों को पूरा करना चाहूँगा और भारतीय सेना के अंतर्गत मेरी बेटी को भेजना चाहूँगा। और अगर मुझे बचपन के अंतर्गत वापस भेज दिया जाए तो वैसे सबकी इच्छा होती है कि बाल्यावस्था वापस जिंदा दिली जी जाए, वही बचपन की मस्ती, वही बचपन की यादें, घूमना फिरना और बिंदास होकर के जीना, जिसके प्रति कोई टेंशन नहीं होती है, उस लाइफ को मैं वापस से फिर से जीना चाहूँगा अगर मुझे बचपन में भेज दिया जाए। हालांकि मैं एक टीचर हूं और टीचर बनना मेरा शुरू से ही ख्वाब रहा है, क्योंकि मैं जो सपने पूरे नहीं कर सका मेरे जीवन के अंतर्गत, मैं वो सपने दूसरे बच्चों को पूरा करते हुए देखना चाहता हूं। तो मुझे एक अजीब सी खुशी होती है कि मैं जो सपने पूरे नहीं कर सका, मैंने आज वो सपने दूसरे बच्चों के रूप में पूरे करवा दिए और आज मेरे स्टूडेंट्स नौजवान कितने ऊंचे ऊंचे पद पर कार्यरत हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं फिर से अगर बचपन से वापस इसी स्टेज पर आना चाहूँगा तो मैं चाहूँगा कि मैं शिक्षक ही बन करके आऊँ ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूँ। लीडरशिप एक ऐसा पहलू होता है दोस्तों कि जब मैं बचपन के अंतर्गत बचपन से जीता हुआ आ रहा हूँ तो मैं लोगों को देखता था कि स्टेज के ऊपर खड़े होकर कैसे बोलते हैं। फिर धीरे धीरे जब मेरा नंबर आया तो मैं पहली बार स्टेज के ऊपर गया तो मेरे अंदर एक डर था, मेरे अंदर एक खौफ था कि मैं क्या बोलूँगा, क्या मुझे बोलना चाहिए। फिर धीरे धीरे मैंने इस लीडरशिप के गुण को अपनी ताकत बनाया और ताकत बनाने के पश्चात में मैंने वो सब कुछ चीज़ें ग्रहण की कि मेरे सामने कितनी भी न जाने भीड़ होती है तो मेरे अंदर जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति है उसको भूल करके मेरे अंदर के डर को मुझे निकालना चाहिए। मैंने वो डर को निकाला और धीरे धीरे मैं हमेशा से अपने आप में इंस्पिरेशन होता है, मुझे अपने आप में एक शक्ति सी मिलती और वो शक्ति मिलती आज मेरे पास में इतनी एक ताकत बन गई है कि मैं आज अगर 500 स्टूडेंट्स को भी क्लास के अंतर्गत खड़ा होकर पढ़ाता हूँ या कहीं भीड़ होती है और अगर मुझे माइक मिलता है, मंच संचालन का मौका मिलता है या बोलने का मौका मिलता है तो मैं बिंदास होकर के बोलता हूँ, बिंदास होकर के मिलता हूँ उनसे। और एक स्टेज के ऊपर जब आप हाथ में माइक पकड़ते हैं और खड़े होते हैं तो आपके अंदर एक डर निकल जाना चाहिए। और मैं सभी को यही कहना चाहूँ कि आप जब किसी के सामने खड़े हो रहे हैं, बात कर रहे हैं तो आप आसपास की दुनिया को भूल करके आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करें, अपने आप को बेस्ट माने, तभी आप दूसरों के सामने अच्छा कुछ कर पाएंगे, बोल पाएंगे। नेतृत्व गुण हमेशा इंसान के अंतर्गत होना चाहिए। लीडरशिप हमेशा हर एक व्यक्ति के मन में होनी चाहिए, तभी वह विद्यार्थी सफल हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। मैं टीचिंग प्रोफेशन के अलावा सबसे ज़्यादा समय बिताता हूँ किचन में। किचन के अंतर्गत मुझे खाना बनाना, विभिन्न प्रकार के सब्जियां बनाना, क्योंकि मेरी शुरू से ही आदत रही हुई है तो मैं ज़्यादातर समय किचन में बिताता हूँ। इसके अलावा लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ और अपनी बेटी है उसके साथ में घूमता हूँ, पत्नी है उसके साथ में समय बिताना है। और अगर मैं ज़्यादा मायूस हो जाता हूँ या कभी मुझे अकेलापन महसूस होता है तो मैं बुक से प्यार करता हूँ, अपनी किताबें जो हैं उन किताबों को अपना साथी बनाता हूँ और किताबों के अंतर्गत ज़्यादातर मैं डूब करके समय व्यतीत करता हूँ। और इसके अलावा मैं गाने सुनता हूँ, इसके अलावा टीवी देख सकते हैं, टीवी देखता हूँ मैं। और अपने दोस्तों के साथ में कभी कभी बाहर जाने का मौका मिलता है तो दोस्तों के साथ बाहर घूमने भी जाते हैं और बाहर घूमने जा करके भी टाइम को व्यतीत कर सकते हैं। कोविड-19 का जो ये दौर चला है दोस्तों, कोविड-19 के अंतर्गत पूरा विश्व इस संघर्ष से जूझ रहा है और विशेष तौर से भारत एक ऐसा देश है जिसके अंतर्गत इस कोविड-19 के समय काफ़ी सारे संघर्ष और चेंजेस देखने को मिले हैं। तो मेरी जीवन के अंतर्गत भी काफ़ी चेंजेस आया है कि इस कोरोना काल का जो 1 साल का ये समय बीता है, इस 1 साल के समय के अंतर्गत काफ़ी सारे जो परिवार एक दूसरे से दूर थे वो परिवार एक हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि कोविड-19 के कारण अब वो परिवार एक हुए हैं, एक साथ रहने लगे हैं और एक साथ जीवन यापन करने लगे हैं। काफ़ी माता पिता इस दौर के अंदर खुश हुए हैं कि उनके जो बच्चे बच्चियां बाहर थे वो उनके साथ है, पोते पोती, नाते नातिन वगैरह एक परिवार के सदस्यों के रूप में रह करके अपना जीवन बिताने लगे। कोविड-19 के अंतर्गत एक चीज़ हम लोगों ने और नोट की है कि आप एक दूसरे की हेल्प कैसे कर सकते हैं। कोविड-19 के अंतर्गत वो दौर और वो मंजर आपने देखा है जहाँ पर इतनी मायूसी छा गई थी लोगों के अंतर्गत की घरों के अंतर्गत इवन तक अनाज की कमी हो गई थी, इवन लोग पैदल जा रहे थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं कर रहे थे। उस दौर के अंतर्गत भी लोगों ने मदद
को एक जरिया बनाया कि लोग एक दूसरे की किस प्रकार मदद कर सकते हैं, एक दूसरे की किस प्रकार हेल्प कर सकते हैं, किस प्रकार हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तीसरी बात, कोविड-19 के अंतर्गत मुझे ये प्रश्न लगता है, सीखने का जो मौका मिला है कि आप अपनी साफ सफाई और अपने शरीर के प्रति किस प्रकार सजग हो सकते हैं, किस प्रकार सक्रिय हो सकते हैं, किस प्रकार आप स्वयं की रक्षा कर सकते हैं, किस प्रकार आप अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं, समाज की रक्षा कर सकते हैं। और ये जो बीमारी फैली है, इस बीमारी की तरह आने वाली और कोई बीमारी हो जिससे हम एक होकर के लड़ सकते हैं, ये हमें शिक्षा मिलती है। इसके अलावा कोविड-19 के अंतर्गत मुख्य जो बात सीखने को मिली है, मनी सेविंग करना। क्योंकि जब तक आपने इस एक साल के दौर के अंतर्गत देखा होगा कि लोगों ने आर्थिक रूप से बहुत तंगी का रास्ता देखा है, तंग रास्तों से गुजरे हैं, तो इसके लिए आपके पास में पैसा बचाना भी जरूरी है। किसी भी तरीके से आप आर्थिक रूप से तभी सक्षम हो सकते हैं जब आपके पास में मनी सेविंग हो सकती है। तो मेरे हिसाब से बचत करना भी एक बहुत जरूरी है। चौथा, इस कोरोना काल के अंतर्गत एजुकेशन, जो ऑनलाइन एजुकेशन के जो बढ़ावा मिला है, ये भी एक नई क्रांति की शुरुआत है कि आने वाले समय के अंतर्गत इस प्रकार जब घरों के अंतर्गत चारों तरफ से आप बंद रहते हैं तो आपके लिए ऑनलाइन एजुकेशन भी मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसे आगे बढ़ावा देना चाहिए और इससे नित नई उपलब्धियां मिलेगी। और इस आईटी सेक्टर के अंतर्गत जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रारंभ किया है, ये निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय के अंतर्गत। और हम सब लोग ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ेंगे और ये ऑनलाइन एजुकेशन आने वाले समय के अंतर्गत सभी के लिए बहुत लाभदायक होगा। किसी भी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद में सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, जिसे हम बैकबोन बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी, वो वहाँ की फैकल्टी होती है। बेटर फैकल्टी अगर है, एजुकेशन के अंतर्गत एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, तो वो बच्चे नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं और एग्जाम्स के अंतर्गत हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कंडीशन के अंतर्गत हैं, वो मायने नहीं रखता, लेकिन अगर एक्सपीरियंस फैकल्टी है, अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो कि उन बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, तो बच्चा बहुत आगे जा सकता है और बच्चा सबसे आगे निकल सकता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर ये मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके आप मुझे देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, उस चैनल को लाइक करें और निश्चित रूप से इस चैनल के शेयर ऑप्शन को अपने दोस्तों तक, अपने मिलने वालों तक, अपने सगे संबंधियों तक निश्चित रूप से फैलाएं, ताकि इस स्टोरी को देखने के बाद में काफ़ी सारे युवा मोटिवेट हो सके। तो इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस प्लेटफॉर्म, ये जो चैनल देख रहे हैं आप, वर्क मॉब, इसके ऊपर आप जरूर आएँ और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, जाते जाते मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे नॉन हैं, जितने सारे मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं, मेरी धर्मपत्नी जी भी देख रहे हैं, मेरी बेटी को मैं डेडिकेट करता हूँ, मेरी धर्मपत्नी को डेडिकेट करता हूँ। और एक गाना जो राजस्थानी गाना है, कुर्जा, कुर्जा एक पक्षी होता है दोस्तों। उस पक्षी के माध्यम से एक विरहिणी प्रदेश में रह रहे अपने पति को किस प्रकार संदेश भिजवाती है, और उस कुर्जा पक्षी को याद करते हुए कुर्जा पक्षी के माध्यम से वह परदेसी पति को संदेश भिजवाती है। मैं 2 लाइन आपके सामने गा करके सुनाना चाहता हूँ कि सुपनो जगायो आधी रात में और तने मैं बताऊं दिल की बात, कुर जाए माने बवर मिला लो ये संदेशो मारो पीहू तक पुंगा दो। दोस्तों, ये थी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के जादूगर प्रोफेसर किशोर सिंह चौहान की कहानी। ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपके पास भी मौका है अपनी कहानी हर शख्स तक पहुंचाने का, तो आप भी साझा करें अपनी कहानी हमारे साथ, क्योंकि कहानियां बदलती है सोच, पैदा करती है नया जुनून और ले आती है हर एक की जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण। तो जल्दी से आप भी सुना दीजिए अपनी कहानी। जी हाँ, लेट्स इंस्पायर टुगेदर, वी कैन, इंडिया कैन। दोस्तों, अगर साथ मिलकर प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ संभव है। तो आप भी नई नई कहानियां सुनने के लिए इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन बहुत जल्द फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिलचस्प कहानियां। नमस्कार।